वेलकम फ्रेंड्स टू आवर कंपनी ट्यूबर चैनल। और मैं आज के आपके लिए लेकर आया हूँ मनी यानी मुद्रा। हम इसे मनी भी कह सकते हैं और हिंदी में अगर प्रोनाउंस करूँ तो मुद्रा भी बोला जा सकता है। मुद्रा एक्चुअली में है क्या, इसको अगर डिफाइन करना पड़े तो काफ़ी मुश्किल है, पर इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसके हिसाब से हम इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। अभी किस टाइप में होता है, जैसे कि कॉइन्स में इसको लिख सकता हूँ। एक तो कॉइन्स है, और अगर मैं दूसरी बात करूँ कि ये कैसे और मिलता है देखने के लिए, तो मैं बोल सकता हूँ जैसे ये मुझे नोट के रूप में भी मिल सकता है, या आज एक नया तरीका है वो है प्लास्टिक मनी, तो मैं इसे प्लास्टिक मनी भी लिख सकता हूँ। तो ये 3 टाइप्स में आज हमारे लिए अवेलेबल है। और एक लास्ट है जो आजकल चलन में है, जिसे डिजिटल कहते हैं, यानी कि ई, तो हम इसे ई मनी के नाम से जानते हैं। आई थिंक ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। यानी मुद्रा को हम कॉइन्स बोल सकते हैं, जैसे सिक्के मैं हिंदी में लिख देता हूँ, जो पहले चलन में थे अब भी कम हो गए हैं। और या नोट्स में बोल सकता हूँ, जैसे 1000 का, 100 का, 200 का। और अगर मैं प्लास्टिक मनी की बात करूं तो यहाँ तक क्लियर है, जैसे क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं या डेबिट कार्ड भी आप यूज करते हैं, तो प्लास्टिक मनी में काउंट होता है। मैं इसे लिख भी देता हूँ कार्ड। आई थिंक ये भी क्लियर होगा। और आजकल ई मनी, जिसे हम डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए यूज करते हैं, अब ये हमारे बैंकिंग सिस्टम में तो पैसा है, अब हम इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन हम कैसे कर सकते हैं इसको ट्रांसफर, मैं बताना चाहूंगा। जैसे आप पेटीएम यूज कर लें, फोन पे यूज कर लें, इन तरीकों से मैं लिख भी देता हूं इनको। फोन पे आप पेटीएम यूज कर सकते हैं, आजकल यूपीआई हैं और वैसे भी ट्रांसफर हो सकता है इजीली तरीके से। या फिर आप नॉर्मल बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे बीटी में लिख सकता हूँ। ओके, तो इस तरह से हम मनी जो हमारे पास है सर्कुलेशन में, उसको हम इन टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हमें इसकी एक्चुअल डेफिनेशन नहीं मिली है, तो हम इसको एक्चुअल डेफिनेशन में कैसे डिफाइन करेंगे उसकी बात करते हैं। चलिए अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये है क्या। अगर आप मनी को समझेंगे जैसे ये है क्या चीज़, तो मैं कहूँ इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो आप कहेंगे जो पैसे हम खर्च करते हैं, या नोट या कॉइन्स, ऐसे जैसे मैंने लिखा था। लेकिन हमें इसकी डेफिनेशन जो प्रॉपर वे में चाहिए, तो हम इसको बोल सकते हैं मनी इज व्हाट मनी डज। तो मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा, मनी यानी मुद्रा, हिंदी में मुद्रा वो होती है जो मुद्रा का ही काम करती है। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन मनी क्या है? मनी वो ही है जो मनी का काम करे, सीधी बात। मैं पूछूं पानी क्या है, तो पानी वो है जो पानी का काम करे। इसको सिंपल सा बोल सकते हैं। तो मैं हिंदी में इसे भी लिख देता हूं, जो स्टूडेंट्स इसे नोट कर लेंगे। मुद्रा वह है जो मुद्रा के कार्य करती है। तो आप यहाँ पे इजीली समझ गए होंगे, मनी सिर्फ वही चीज कहला सकती है जो मनी का काम करे। यानी मैं आपको एक पेपर दे दूं, आप उसको लेकर जाएं मार्केट से, उसमें एक्सचेंज नहीं कर सकते। लेकिन मनी होगा तो ही इसका प्रॉपर एक्सचेंज पॉसिबल है, अदरवाइज इसका प्रॉपर एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं मुद्रा के फंक्शंस के बारे में। यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ फंक्शन, या उसे कार्य भी बोल सकते हैं। मुद्रा का बेसिकली कार्य है, या तो हम प्राइमरी फंक्शंस के लिए उनको यूज करते हैं, तो मैंने इसे मार्क कर दिया। सबसे पहले पैसा हमारे पास आएगा तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज करेंगे। नंबर 2 है मेजर ऑफ वैल्यू। अगर हम सेकेंडरी फंक्शन की बात करूंगा, तो सेकेंडरी फंक्शन वो होते हैं जब मुद्रा के बचने के बाद मैं करता हूँ। समझने की कोशिश करो। सी है स्टोर वैल्यू, मैं उसे बचा के रख लूंगा भविष्य के लिए। या डेफर्ड पेमेंट मींस
क्या है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा कैसे आप मीडियम में यूज कर सकते हैं एक्सचेंज के लिए। एक एग्जांपल बताता हूँ। आप एक पेन खरीदते हैं, मैं लिख दिया हूँ, वो अगर उसकी कीमत 10 रुपये है तो आप उसकी कीमत 10 रुपये पे करने के लिए आपको पेन मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, पेन खरीदने के लिए 10 रुपये देने हैं और वो बदले में आपको पेन दे देगा। इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द एक्सचेंज। मैं लिख भी देता हूँ, आपको एक्सचेंज वैल्यू मिल जाएगा आपके मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो हमने क्या कर लिया, विनिमय कर लिया। हमने एक सामान दिया, बदले में दूसरी चीज ले ली, मुद्रा दी और पेन खरीद लिया। इसे हम विनिमय कहते हैं। इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के नाम से हम जानेंगे। मैं लिख दूं और एक्सचेंज। के बाद उसने मुझे 10 रुपए की वैल्यू का पेन दे दिया। इसे हम विनिमय का कार्य में समझ सकते हैं इजीली। चलिए, सेकंड है मेरा मेजर ऑफ वैल्यू। तो इसकी बात करता हूं। अब मेजर कैसे मेजर करें किसी चीज को, उसकी कीमत कितनी होगी समझने की कोशिश की है। मैं यहाँ एक एग्जांपल लेता हूं। मैं अगर आप सबसे कह दूं 1 लीटर जो मैं लिख रहा हूं मिल्क की कीमत क्या है, तो आप सब क्या बताएंगे? अभी के हिसाब से 52 रुपीज मैं लिख देता हूं यहाँ पे, 52 रुपीज या 54 रुपीज जो भी अभी चल रहा होगा। तो कैसे पता चला कि 1 लीटर दूध जो है वो 52 रुपीज का मिलेगा, या जो मिल्क हमें लेकर आना है थैली जो मार्केट से है वो 52 रुपीज है? ये जो मेजर किया गया है इस वैल्यू को, इसका जो प्राइस ये होगा, इट इज कॉल्ड द मेजर ऑफ वैल्यू। ओके, तो 1 लीटर जो दूध है उसकी जो वैल्यू है वो 52 रुपीज, और हिंदी में इसको कहेंगे मूल्य मापक, यानी मापने वाला पैमाना। ठीक है, उसका मूल्य कितना होगा। जैसे पेन का जो प्राइस है वो 10 रुपए होगा, पर कैसे? क्योंकि मुद्रा ने यानी मनी ने उसे मेजर कर रखा है। ठीक है, तो हमने उसे पैमाने सेट कर रखे हैं, इतने रुपए की चीज इतने रुपए में मिलेगा, आपको बदले में इतने पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर मैं पूछ लूं 1 लीटर पेट्रोल कितने का मिलेगा, तो आप कहोगे 100 रुपीज का मिलेगा, 100 रुपए, जो आजकल हो चुका है। तो दिस इज कॉल्ड द मेजर वैल्यू। वो उसको बता देती है आपको उससे ज्यादा नहीं देने, उतने रुपए देने। दिस इज कॉल्ड द मेजर वैल्यू। और मुद्रा ही इस चीज को माप कर बताती है, और कोई और ऐसा मीडियम नहीं है। अब हम प्राइमरी फंक्शन की बात कर चुके हैं कि मतलब पैसा हमारे पास आते ही हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अपनी जरूरत की चीजें खरीदेंगे। सेकेंड, हम पता लगाएंगे कौन सी चीज कितने की है, इसे मेजर ऑफ वैल्यू यानी मापक कहते हैं, मूल्य का मापक। ओके, बट मैं बताना चाहूँगा आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मुद्रा में अभी भी मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे सन, मून, स्टार, ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसे आज भी मेजर नहीं किया जा सकता। मुद्रा डिफाइन तो करती है मेजर वैल्यू को, बट ओनली इन गुड्स एंड सर्विस केसेस। अदरवाइज ह्यूमन की लाइफ की क्या वैल्यू होगा वो उसको मेजर नहीं कर सकता। बट बार्टर सिस्टम की ये डिफ़िकल्टी जो थी वो आज सॉल्व हो चुकी है, और एक फंक्शन बन चुका है किसका, मनी का। चलिए, हमें प्राइमरी फंक्शन समझ में आ गए होंगे, जैसे कि हमने पढ़ लिए हैं। नंबर ए पर जो हमने पढ़ा था मैं उसको मार्क कर देता हूँ दोबारा से। हमने सबसे पहले पढ़ा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ओके, और सेकंड था मेजर वैल्यू। ये दोनों आपको समझ आ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, जो है स्टोर वैल्यू। स्टोर वैल्यू, ये तो इजीली आप समझ गए होंगे। स्टोर वैल्यू का मतलब क्या है, हम पैसों को इकट्ठा करके रख लेते हैं। पैसा है, जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो हम क्या करते हैं, थोड़े आने वाले भविष्य के लिए, रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए। मैं यहाँ बताना चाहूँ, तो मैं सेव लिख देता हूँ और समझेंगे सेव कैसे कर सकते हैं पैसे को। चलिए, दो 2020 के अंदर आपने अपनी अलमीरा में 500 रुपीज का नोट रख दिया। सपोज कीजिए आप वो नोट रखकर भूल गए,
ये मैं मार्क भी कर देता हूँ। आपने सेव किया 2000 रुपये और वो भूल गए, लेकिन 2021 में जाकर वो आपको नोट मिला, तो आप क्या बताइए उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 500 की जगह 600 हो जाएगी या 400 हो जाएगी? जी नहीं, यहाँ कहना चाहेंगे उसकी वैल्यू 500 ही रहेगी जो पहले थी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक अमाउंट है और एक प्रॉमिस भी है कि जो उसकी वैल्यू है वो उतनी रहेगी, और वो वैल्यू का प्रॉमिस मैं नहीं करता, वो वैल्यू का प्रॉमिस सरकार करती है। और मैं कहना चाहूंगा हमें जो अनसर्टेनिटी है हमारे लाइफ की आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए, हम उस पैसे को बचा कर रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में हम उसको इस्तेमाल कर सकें। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट को तो आप खत्म नहीं कर सकते क्योंकि वो होना है, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद उसके ऊपर जो हमें क्योर करना है, पैसा लगाना है, अगर हमारे पास है तो हम उसका ट्रीटमेंट करा के उसको ठीक करा सकते हैं और कम कर सकते हैं। यानी रिस्क फैक्टर को कम करता है क्या? स्टोर वैल्यू। अगर हमने पैसे को स्ट्रांगली स्टोर करके रखा हुआ है अपने पास, तो वो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रांग करता है और एक बेनिफिट देता है। और अगर ऐसा नहीं करते तो हमारे आने वाले रिस्क का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे उसे कम किया जा सके। सिर्फ मनी एक ऐसे वैल्यू है जिससे उसे कम किया जा सकता है। तो यहां समझने की जरूरत है, इसकी वैल्यू कमी नहीं होती। 500 का जो नोट है वो कभी भी कम नहीं होगा। मैंने एग्जांपल लिख दिया, आप भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करता हूं डेफर्ड पेमेंट की। ये मैं मार्क कर दिया आपके लिए, आप समझ सकते हैं डेफर्ड पेमेंट है क्या। तो मैं इसे एक छोटे से एग्जांपल से आपको इजीली समझाना चाहूंगा। सपोज कीजिए आप मार्केट से आईफोन, मैं यहाँ लिख देता हूं, आप आईफोन खरीदना चाहते हैं और आईफोन का जो प्राइस है वो 1 लाख रुपीज है, और वो जो 1 लाख रुपीज है वो आप एक टाइम में पे नहीं कर सकते और पैसे आपके पास है नहीं, तो आप क्या करेंगे ऐसे टाइम में? लेकिन फोन चाहिए क्योंकि भाई मुझे अभी चाहिए। तो मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, आप भी नोट कर लेंगे। यहाँ डेफर्ड का मतलब अगर इंस्टॉलमेंट लिख दूं तो आई थिंक ये क्लियर होगा और आप इजीली समझ जाएंगे। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है पर इसकी इंस्टॉलमेंट्स बना दो, मैं पैसा अभी नहीं दे सकता, तो वो कहेगा ठीक है भैया आप डाउन पेमेंट दे दो और मैं बाकी इंस्टॉलमेंट बना देता हूँ। देखिए ये दोनों को मैं इसलिए मार्क कर रहा हूं कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डेफर्ड मीन्स पेमेंट इन फ्यूचर, पैसा अभी नहीं दे सकता, पैसा आने वाले किसी समय पे दूंगा या किसी टाइम पे दूंगा या ब्रेक्स कर करके दूंगा, हो जाएगी। और यहाँ पे ये भी श्योरिटी है कि पेमेंट किसी आने वाली टाइम पर हो जाएगी और इजीली मैं इसको कर पाऊंगा। तो ऐसी चीजों को हम डेफर्ड पेमेंट के नाम से जानते हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी सिर्फ मनी के आने के बाद ही हो पाई है। तो आई थिंक आपको क्लियर होंगे इजीली। चलिए अब जल्दी से समझ लेते हैं मनी के अंदर, मुद्रा के अंदर बार्टर सिस्टम को। ये बार्टर सिस्टम है क्या एक्चुअल में, हमें इसे समझने की कोशिश करना पड़ेगी। बार्टर सिस्टम को हम एक छोटे से एग्जांपल्स बनाकर मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ मैं वीट लिख देता हूँ और यहाँ राइस लिख देता हूँ। मेरे पास वीट है और सपोज कीजिए आपके पास राइस है। अब हमारे पास मनी तो है नहीं और हम चाहते हैं आपस में एक्सचेंज करना, यानी मुझे राइस चाहिए, तो मैं अपने वीट अपने आपको दे दूंगा और आप क्या करेंगे, आप अपने राइस मुझे दे देंगे। तो इस सिस्टम को हम कहते थे बार्टर सिस्टम। जब गुड्स एक्सचेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, जब गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए गुड्स ही चाहिए होते थे, ऐसे सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम। इन एब्सेंस ऑफ मनी वी कैन एक्सचेंज इजीली गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स। समझा देता हूँ आगे। जब हमारे पास पैसा नहीं हुआ करता था तो हम बार्टर सिस्टम के अंदर गुड्स को ही, यानी जो हमारी वस्तु होती थी, वस्तुओं के बदले आदान प्रदान किया करते थे। मैं यहाँ 2 गुड्स हैं, वीट है एक, मैं इसे मार्क कर देता हूँ, और दूसरा हमारे पास राइस है, मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ। राम के पास अगर मैं मान लूँ, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, राम के पास वीट है और यहाँ मैं कोई भी एक नाम लिख देता हूँ, जैसे मीत लिख देता हूँ कि मीत के पास राइस है। मीत को राम से और राम को मीत से एक्सचेंज करना पड़ेगा अपने अपने गुड्स को, तो दोनों एक्सचेंज करेंगे। ये तभी होता था जब हमारे पास मनी नहीं थी, यानी बार्टर सिस्टम इसको बोलते थे।
और इस सिस्टम के अंदर यहाँ पे डिफिकल्टीज क्या थी, हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था, इन प्रॉब्लम्स को या ड्रॉबैक्स या परेशानी कठिनाइयाँ जो आपकी बुक्स में लिखा होगा तो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस फॉन्ट्स की परेशानी थी। मैं से कर देता हूँ। कोइंसिडेंस फॉन्ट्स का मतलब क्या है यहाँ पर, मीन्स जो आपके पास है, जो आप बदलना चाहते हो, उसके बदले में मैं भी आपको वो देना चाहूँ या नहीं देना चाहूँ। मीन्स राम के पास वीट है और मीत के पास राइस है। ऊपर वाले एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले क्या होता था, हम जाते थे वहां पे मेले में या बाजार में, पहले हम राम को ढूंढेंगे, मीत राम को ढूंढेगा, फिर वो बोलेगा भाई मेरे पास राइस है, आप मेरे को वीट दे दो, मुझसे राइस ले लो। लेकिन अगर सपोज करो राम ने मना कर दिया, ये मीत ने एक्सचेंज से मना कर दिया, तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। इसको हम और बेहतर तरीके से एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं यहाँ बनाता हूँ एक राम और एक और व्यक्ति बना देता हूँ जो श्याम है। दोनों के पास ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करना चाहे, तभी ये कोइंसिडेंस हो सकता है, अदरवाइज एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये एक परेशानी थी, ये एक ड्रॉबैक था। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास वॉच है एप्पल का और आपके पास एप्पल का फोन है। तो मैंने आपको ढूंढ लिया और मैं आपके पास आया, मैंने कहा एक्सचेंज कर लो। तो क्या आप एक्सचेंज करना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि आपके जो एप्पल के फोन का प्राइस है या वैल्यू है वो ज्यादा है। तो सेम प्रॉब्लम पहले भी आता था। लोग ये सोचते थे कि भाई एक्सचेंज क्या करना है, किसके वैल्यूज में करना है और क्या मेजर होगा, ऐसा कोई तरीका ही नहीं था। तो फिर ऐसे नहीं हो पाता। तो ऐसे में एक्सचेंज ना होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती थी। इसे हम बोलते थे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ कॉमन यूनिट। मैं इसे कॉमन को मार्क कर दूंगा और इसकी वैल्यू। अब वैल्यू क्या है, और अब यही समझना पड़ेगा यहाँ इसकी वैल्यू क्या है। चलिए एग्जांपल लेता हूँ। 2 लीटर अगर मुझे मिल्क चाहिए, बार्टर सिस्टम में आपको थोड़ा जाना पड़ेगा, तो उसके बदले में मुझे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ यहाँ कि मुझे क्या पे करना पड़ेगा, कितना और क्या, इस बात को कौन डिफाइन करेगा कि क्या मैं दे सकता हूँ 2 लीटर दूध के बदले। आप पुराने समय में ऐसे दूध ले लिया, अब क्या देंगे, आप खड़े हुए हैं, राइस दूं, वीट दूं या कुछ और चीज दूं। ऐसी क्या चीजें दूं जिससे इसका मेजर हो जाए। कोई भी ऐसी कॉमन यूनिट नहीं थी हमारे पास उस समय में। अब इसके बाद 1 किलो मेरे को राइस देना है, 2 किलो राइस देना है, या वीट देना है, या कुछ और देना है। तो ऐसी जो कॉमन यूनिट थी वो उस समय नहीं थी। मैं लिख देता हूँ आज 108 रुपये हैं, बट उस समय ऐसा कोई भी प्रमाण हमारे पास था ही नहीं। अगर देखा जाए तो 108 रुपये का मिलेगा आपको 2 लीटर मिल्क, पर उस समय में ऐसा कुछ था नहीं। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे आप। चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 की, जो बहुत ही आसानी से आपको समझ आएगा, बहुत इजी भी है। डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट। इसमें क्या होता था, पहले जमाने में अगर मैंने कोई चीज ले ली आपसे, जैसे मैं ऊपर का कोई एग्जाम्पल ले लूं, राम है हमारे पास एक दोबारा से, और यहाँ पर एक श्याम है। अब दोनों एक्सचेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे वीट के लिए मैंने W बना दिया और इसके पास राइस है तो मैंने R लिख दिया। अब दोनों एक्सचेंज तो करना चाहते हैं, बट कुछ कंडीशन है। राम ने अपने वीट दे दिए जल्दी से। अब जो दूसरा श्याम है वो अपने पास से राइस दे रहा है, लेकिन जो राम है वो कहता है नहीं भैया नहीं, मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे 3 महीने बाद देना, मैं अभी गांव से जा रहा हूं, बाद में आऊंगा। लेकिन एक बात बताइए, उस जमाने में, उस समय में 3 महीने बाद तक क्या वो चीज वैसी रहेगी? अगर आप राइस को रख देंगे गांव जैसी जगह में तो वो ह्यूमिडिटी और जो फैक्टर होते हैं और मिट्टी की वजह से उसमें पेड़ निकल जाएगा भैया, एक्सचेंज तो हो ही नहीं पाएगा। तो फ्यूचर में पेमेंट पहले नहीं हो सकती थी, क्योंकि उस समय चीजें बदली जाती थी, गुड्स बदले जाते थे आपस में। आई थिंक ये भी क्लियर होगा, मतलब फ्यूचर पेमेंट की डिफिकल्टी थी। ओके, तो हम ये क्लियरली समझ सकते हैं इजीली। लिए मैं कोशिश करता हूँ आपको एक नए तरीके के एग्जाम्पल से समझाने का, जो आपको रिलेट भी कर पाएंगे
यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ फ्यूचर पेमेंट के लिए, जो हम आज कर सकते हैं, जैसे एप्पल के आईफोन का। ठीक है, यहाँ पे आप सपोज कीजिए आप एक आईफोन ले लेते हैं, तो आप उसकी 12 मंथ की यानी 12 मंथ की इंस्टॉलमेंट बनवा लेते हैं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं। इसे हम कहते थे फ्यूचर पेमेंट। तो आज ये हो भी सकता है, लेकिन जब मनी नहीं थी तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी। हमारे पास कोई तरीका नहीं था कि भाई फ्यूचर की पेमेंट कैसे करेंगे। अब इंस्टॉलमेंट में क्या मैं हर महीने उसको 1-1 किलो के राइस देकर आऊंगा, या ग्रेन्स देकर आऊंगा, या वीट देकर आऊंगा, या कुछ और देकर आऊंगा। तो यहाँ पर एक परेशानी यही थी कि किसी भी तरीके से फ्यूचर में कैसे पेमेंट करके आई जाए। तो इसको हम कहते थे, जो आज हम बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट। मीन्स हम अभी कोई चीज लेकर फ्यूचर में उसकी पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉमन यूनिट है और वैल्यू है हम पढ़ चुके हैं, वो उतना ही रहता है। तो मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया है, आप देख सकते हैं। चलिए लास्ट पे चलते हैं। आप यहाँ पर है हमारे पास स्टोर वैल्यू। स्टोर वैल्यू समझ जाइए क्या करेंगे। मनी के रूप में तो हम पैसे को इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे 500 का एग्जांपल मैं पहले दे चुका हूं, और अगर वो गुम जाए तो भी हमें मिल जाए तब भी उतने में काउंट होगा। लेकिन अगर आपके पास, या राम मैं बना देता हूं यहाँ पे दोबारा से, राम के पास कुछ वीट्स हैं। अब सोच के देखिए, उसने वीट को, मैं जो लिख देता हूं, अपने वीट को रखकर वो कहीं भूल गया, या उसे याद नहीं रहा कि मेरी अलमीरा में या कहीं पर मेरे पास वीट है, 1 किलो वीट। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा, याद भी नहीं आ रहा कि मैंने वीट कहाँ रख दिया। अब उस वीट का क्या होगा बताइए। अब मैं बताना चाहूंगा, उसमें से पेड़ निकलने चालू हो जाएंगे कुछ महीनों बाद, और उसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि कोई भी ऐसा वीट नहीं लेता जिसमें पेड़ निकल रहे हो। सोच कर देखिए। तो हम कह सकते हैं उस समय में स्टोर वैल्यू तो थी ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि स्टोरेज भी नहीं था, और अगर रख भी लेते ज़रूरत से ज़्यादा होता तो उसका यूज़ क्या करते। ओके, किया है इसके अंदर बार्टर सिस्टम के अंदर क्या ड्रॉबैक्स थे जब मनी नहीं थी हमारे पास। जब हमारे पास गुड्स थे एक्सचेंज करने के लिए, पहला था डबल कोइंसिडेंस। एक इंसान चाहिए, ढूंढो जिसके पास वो चीज अवेलेबल हो जो हम एक्सचेंज कर सके आपस में। सेकंड है लैक ऑफ कॉमन यूनिट। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो बता सके कि किसके बदले में क्या एक्सचेंज होगा, ये भी नहीं बताता। थर्ड है फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि फ्यूचर पेमेंट तब होती अगर किसी तरह का कोई प्रॉमिस कहीं कंटेन होता, लेकिन वहां ऐसा नहीं था। लेकिन आज मुद्रा है तो उसमें लिखा है वो उतना का उतना ही रहेगा। और लास्ट है हमारा स्टोर वैल्यू। वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं थी क्योंकि आज तो भी हमारे पास स्टोर के बड़े बड़े स्टोरेज हैं, बट उस समय नहीं थे, वीट वगैरह खराब हो जाते थे। तो ऐसी चीजें कर पाना बहुत मुश्किल था, बहुत डिफिकल्टी थे। इसीलिए हम कहते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर होगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, मुद्रा यानी मनी में सीसी इकोनॉमी की। सीसी इकोनॉमी क्या है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि सीसी इकोनॉमी इस समय होता क्या था। मैं इसे मार्क भी कर देता हूँ, आप समझिए, कभी आ भी सकता है तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आप इसे इजीली समझ जाएं। तो मैं इसे मार्क करके लिखना चाहूँगा, आप भी नोट करें। व्हेन गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स, तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। गुड्स जब एक्सचेंज होते थे इन प्लेस ऑफ गुड्स, ऐसे सिस्टम को हम सीसी इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। आई थिंक ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये भी क्लियर होगा। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, जैसे राइस था पहले दे दिया मैंने, और जिसके पास वीट है उससे मैंने वीट वापस ले लिए। तो ऐसी सिस्टम था। हम उसे क्या कहा करते थे, तो हम उसको बोलते थे सी। सी स्टैंड है यहाँ पे कमोडिटी के लिए। ओके, कमोडिटी मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, आप समझ जाएंगे। सी यहाँ पे कमोडिटी के लिए स्टैंड करते हैं, और फिर हम इसे सीसी इकोनॉमी में डिफाइन करते, तो हम इसे इकोनॉमी बोल देते हैं, सीसी इकोनॉमी। ओके, या अगर मैं और इसे सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहूँ तो मैं लिख दूंगा इसके आगे जो अभी पढ़ाया मैंने, BA
TER, बार्टर सिस्टम। ओके, ये मैंने लिख दिया, आप नोट डाउन कर लें। अब ये और क्लियर हो गया होगा आपके सामने और इजीली समझ सकते हैं आप इसको। तो अगर मैं इसको और डिफाइन करना चाहूं, CC इकोनॉमी इज द इकोनॉमी विच इज अ इकोनॉमी डोमिनेटेड बाय द बार्टर सिस्टम। ओके, चलिए मैं अब आपको समझाने की कोशिश करूंगा नंबर 1 टॉपिक, जिसमें है, मैं इसे मार्क कर देता हूँ नंबर 1, जिसे हम कहते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स क्या है भाई, कितने कितने टाइप्स में भी मनी हो सकता है, इसे समझाने की जिसमें पहला है वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा इन ईजी वे, आप समझ लेंगे, जो है हमारा फिएट मनी। अब फिएट मनी क्या है, मैं यहाँ लिखना चाहूंगा, यहाँ लिख देता हूँ ऑर्डर। इन सिंपल वे ऑर्डर से आप समझ जाएंगे, इसे हिंदी में आदेश कहते हैं। ओके, आप एक नोट ले लीजिए सबसे पहले जल्दी से, और मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ मार्क करके ये पोर्शन नोट का। यहाँ पर लिखा होता है मिड में, बीच में, जो मैं पढ़ भी देता हूँ, आप समझ जाएंगे। आई प्रॉमिस टू पे द बैरियर द सम ऑफ रुपीज डैश, इतने रुपीज लेने का मैं वचन देता हूँ। मीन्स जिसके मैंने ये पैसा दिया है उसको ये वचन है कि उसको ये स्वीकार करना पड़ेगा, मैं नहीं। मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार ये बोल रही है तो आपको ये मानना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में वो मनी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऑर्डर के थ्रू जनरेट हुई है, इसीलिए उसे फिएट मनी कहते हैं। और सरकार ने उसे प्रिंट किया है, सरकार ने उसे इशू किया है, इसीलिए सरकार के प्रॉमिस को कोई ब्रेक नहीं कर सकता, और गवर्नर के साइन भी वहां पर आपने देखने को मिलेंगे, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। ओके, ये नंबर 2 पे हम बात करते हैं, मैं इसे मार्क कर देता हूँ नंबर 2। अब भी यहाँ पे लिख दिया मैंने, आप समझिए। अब फिड्यूशियरी मनी, फिड्यूशियरी मनी क्या है, ये भी सिंपल वे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ एक नाम लिख देता हूँ आप सबके सामने, यहाँ लिख देता हूँ मैं चेक्स। चेकबुक आपको पता होगा क्या होता है, आप जब बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एक चेक मिलता है। आप पैसे कैश नहीं निकाल सकते, बट अपने एटीएम कार्ड के थ्रू या अपनी चेकबुक के थ्रू निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। तो आपको चेकबुक पे ना एक ट्रस्ट पे चेकबुक मिलती है, ठीक है। कभी कभी आप चेक लेकर जाते तो वो मना भी कर देते कि अभी पैसे नहीं है, थोड़े टाइम बाद आना, या आज भीड़ है कल आना। तो मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो किसी ट्रस्ट को जनरेट करती हो या ट्रस्ट पे वैल्यू हो, तो हम उसे चेक्स कह सकते हैं। जैसे मैंने इसे मार्क कर दिया, तो चेक देने के बाद 10,000 रुपीज मैंने उसमें लिख दिया, और मैंने ये किसी को भी दे दिया। अब ऐसी मनी जो किसी ट्रस्ट पे दे दी है किसी पे, और सामने वाले का भी ट्रस्ट होना चाहिए कि सामने वाले ने भी मेरे ट्रस्ट पे उसको ले लिया, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ट्रस्ट। यहाँ चेक तो है, 10,000 रुपीज भी है, पर यहाँ ट्रस्ट भी जरूरी है। वो लेने से भी इसको मना कर सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। लेकिन जो फिएट मनी मैंने इससे ऊपर पढ़ाया, वो उस मनी को लेने से कोई मना नहीं कर सकता। तो ऐसी मनी जो ट्रस्ट पे इशू हो, इसे हम फिड्यूशियरी मनी या चेक मनी भी कह सकते हैं। अगर मैं इसको अलग से डिफाइन करना चाहूं तो मैं इसको बोल सकता हूं जैसे ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई। पेयर जो है और देने वाला और लेने वाला, दोनों के बीच में ट्रस्ट है, और ट्रस्ट होने की वजह से ही ये इशू हुई है, अदरवाइज ये इशू नहीं हो सकती। पहला ऑर्डर बता दिया, और दूसरा यहाँ पे भी ऑर्डर है, चेक के नीचे मैंने लिख दिया, लेकिन ये वैसा ऑर्डर नहीं है, बस ट्रस्ट है इन दोनों के बीच में, ठीक है। लेकिन इसको जो फिएट मनी है इसको मना नहीं कर सकता, इसे लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी फिएट मनी किसी ने नहीं एक्सेप्ट करी तो आप उस पर केस भी कर सकते हैं, सरकार आपका साथ देगी। लेकिन जो फिड्यूशियरी मनी की बात मैं करूं, ये चेक्स जो हैं, यहाँ पे कोई कानून नहीं है, विश्वास, हाँ मैं लूंगा ही लूंगा, वो उसको मना कर सकता है, भाई नो, हाँ भाई मुझे नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैंने राइट लगा दिया, नो पे यस है, यानी इसको लेने से मना कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं नेक्स्ट की, जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है।
मैं थर्ड नंबर डाल देता हूँ इसको, फुल बॉडी मनी, इसे मार्क कर देता हूँ। ये भी एक फॉर्म है जो है मनी के साथ आती है, इसे मैं दूसरा कलर लेके मार्क करता हूँ। ठीक है जी, आप इसे समझें जल्दी से। जब सरकार नहीं थी हमारी, यानी 200 साल पहले, वो एक कॉइन इशू करते थे, मैं इसे मार्क कर देता हूँ, जो कैसा बनता था, सिल्वर का। कौन सी गवर्नमेंट? 200 साल पहले, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। और वो लिखते थे 1 रुपीज। तो वो सिल्वर की वैल्यू भी 1 रुपीज होगी और उस कॉइन की वैल्यू भी 1 रुपीज होगी। आप दुकान पे उसे देंगे 1 रुपए का सिल्वर का कॉइन, तो बदले में 1 रुपए का गुड्स सर्विस मिल जाएगा। बट अगर आप उस सामान को नहीं लेना चाहते हैं, आप उसके बदले में पैसे लेना चाहते हैं कि भाई मुझे कितने पैसे दोगे, और आप उससे पूछते हैं कितनी कीमत है, तो वो गए 1 रुपए। तो जब सिक्के की वैल्यू उतनी होती थी जितनी उसके ऊपर लिखा होता था, तो ऐसी वैल्यू को हम फुल बॉडी मनी कहते थे। अगर मैं उस पर लिख देता 5 रुपीज, मैं इसे लिख के भी बताता हूँ कि अगर मैं किसी कॉइन पे लिख देता हूँ, जैसे क्रेडिट मनी जो नंबर 4 है हमारा, यहाँ आप समझेंगे, 5 रुपीज का कॉइन ले आइए आप सब, और उस पर 5 रुपीज देखिए, उस पर 5 रुपीज लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, आप उसे मार्केट में लेकर जाते हैं, उसे कबाड़ी की शॉप पर लेकर चले जाइए और उसको बोलिए कि मुझे ये इसे सेल करना है, मैं लिख देता हूँ, आप उसे सेल कीजिए। तो वो आपको मुश्किल से 1 रुपया भी नहीं देगा उसका, मैंने लिख दिया है, बट वो आपको 1 रुपीज भी शायद ना दे, हो सकता है 1 रुपया ही दे दे कि भैया ये लो 1 रुपया 5 के बदले, क्योंकि आपने खराब कर दिया 5 रुपीज, कहीं लिखा नहीं है। तो वो उस लोहे की वैल्यू, उस मेटल की वैल्यू, और मैं ये बताना चाहूंगा उसकी वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 1 रुपीज की, लेकिन लिखा है 5 रुपए, तो हमें 5 रुपए में के गुड्स या सर्विस मिल जाता है। बट लेकिन कबाड़ी जो है उसकी वैल्यू कितनी लगाएगा, 1 रुपीज, क्योंकि उसका जो लोहा है यानी मेटल है, उसकी वैल्यू सिर्फ कितनी है बेटा, 1 रुपीज। लेकिन फुल बॉडी मनी की बात करूं, जो ब्रिटिश के समय में चलती थी, जो सिल्वर की वैल्यू होती थी, जितने सिल्वर की वैल्यू होती थी उस पर उतने की ही मार्किंग होती थी, और 10 का कॉइन होता था तो उस पर 10 रुपए की ही मार्किंग होती थी, उसको फुल बॉडी मनी कहते थे। लेकिन आज के टाइम में, क्योंकि इतना सारा सिल्वर कहाँ से लाएंगे लोगों के लिए, और वो उतनी वैल्यू का होना चाहिए, ये कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो सरकार ने बाकी जो मेटल हैं जो यूजफुल नहीं है ज्यादा, उनको इस्तेमाल किया और उस पर प्रिंट करना चालू कर दिया। अगर मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करूं तो आपकी डेफिनेशन भी इजी हो जाए, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आप ध्यान रखेंगे। फुल बॉडी मनी में क्या होता है, मनी जो होता है, मैं लिख देता हूँ, इक्वल होती है उसकी वैल्यू के। ठीक है, तो मनी जो होती है बराबर होती है उसकी कमोडिटी वैल्यू। कमोडिटी मतलब किस चीज पे वो बनी है, जैसे नोट पे बनी है। ठीक है, और अगर मैं सेकंड की बात करूं, क्रेडिट मनी, उसमें मैं लिखूंगा मनी है, वो बिगर होती है उसकी कमोडिटी वैल्यू से। ठीक, यानी मनी आपको मिल गया 2000, अब हम बात करते हैं मनी की दोबारा से, सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी को कैसे समझ सकते हैं? सप्लाई मतलब कितना सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर मनी का, यानी पूर्ति ऑफ मुद्रा। सही है, मैं इसको लिख सकता हूँ, और इसको एक कॉन्सेप्ट का नाम दूं तो उसे हम स्टॉक बोल सकते हैं। बस स्टॉक किस चीज का, मनी का। ठीक है, इट रेफर टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी, कि मनी का कितना स्टॉक है पीपल्स के पास इन अ कंट्री के अंदर। और एक चीज और मैं मेंशन कर दूंगा, पॉइंट ऑफ टाइम, किसी समय बिंदु पर एक देश के अंदर लोगों के पास कितना पैसा है, देश में कितना पैसा है, मैं इसको भी मेंशन करना चाहूंगा। और मैं इसको इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा, तो मैंने यहाँ पे 3 टाइप्स में इसको डिफाइन कर दूंगा इजीली तरीके से। मैं इसको मार्क करता हूँ, नंबर 1 करेंसी विद द पब्लिक, मैंने इसे मार्क कर दिया, नंबर 1 एरो लगा देता हूँ।
लोगों के पास कितना है, और मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में सी लिख सकता हूँ, करेंसी विद द पब्लिक। सेकंड है डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद बैंक। यहाँ पर बैंक का मतलब कमर्शियल बैंक से ध्यान रखेंगे, और मैं लास्ट में लेकर चलूंगा आपको अदर डिपॉजिट के साथ। तो लास्ट है हमारा अदर डिपॉजिट, यानी मैं इसको भी लिख दूंगा, डिमांड डिपॉजिट को हम डीडी लिख सकते हैं, और अगर अदर डिपॉजिट की बात करें हम उसको शॉर्ट फॉर्म में ओडी लिख सकते हैं। तो हमें यह 3 फॉर्म मिल गए, सी, डीडी, ओडी। अगर मैं इन सबको सिंपल फंक्शन भी आप समझ जाएंगे, मनी को जब मेजर किया जाता है ना उसकी वैल्यू में, यानी मेजर में, यानी M1 जो मैंने लिख दिया, कितनी मनी है हमारी इकोनॉमी में, तो M1 में काउंट किया जाता है, M2 में, M3 में और M4 में। तो हम 4 तरीके से मनी को काउंट करते हैं। हम ये रुपीज में काउंट नहीं करते, M1, M2, M3 और M4 में। तो इससे पता लगता है कितना सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी के अंदर है एट द पॉइंट ऑफ टाइम में। तो मैं इसके लिए मार्क कर देता हूँ M1 कैसे बनेगा, C, और इसके बदले में बीच में मैं मार्क ही कर दूंगा इसको एडिशन का, तो मैं प्लस कर दूंगा इसको, ठीक है। और डिमांड डिपॉजिट उसमें प्लस कर दूंगा, यानी लोगों पे कितना पैसा है और कमर्शियल बैंक में कितना पैसा है, प्लस में कर दूंगा उसमें अदर डिपॉजिट, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी अगर मार्क कर दूंगा तो इसके अंदर सारे आ जाते हैं रेस्ट ऑफ द डिपॉजिट्स जो ओडी है हमारा। और मैं लिख भी देता हूं रिजर्व, ओके। बैंक भी, यानी रिजर्व बैंक के पास होना चाहिए, पहला पब्लिक के पास होना चाहिए सी, जो मेरे पास है, आपके पास है, उन सब के। दूसरा जो बैंकों के पास है, जो बैंक्स के अंदर है, जमा है, डिपॉजिट है या मार्केटिंग में। या थर्ड वन है हमारा ओडी, मतलब अदर डिपॉजिट। सीसी प्लस डीडी और ओडी को ऐड कर दे तो हमें मिल जाएगा M1, जो हमारे लिए जरूरी भी है समझना। तो M1 बनाने के लिए हमें सी प्लस डीडी प्लस ओडी को मार्क कर देंगे। तो किस तरह से मार्केट में उसकी सप्लाई होती है और किस तरीके से वो देखने को मिलती है M1 के रूप में, तो इस तरह से हमें M1 मिल जाएगा। और इसी तरह M2, M3 और M4 भी निकल कर आ जाएंगे। ये 3 और कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, पर ये हमारे, आप देखेंगे तो आपके क्लास में नहीं है, तो और पूछा भी नहीं जाएगा ये आपसे। चलिए मैं आपको फिर भी बता देता हूँ M2, M3 और M4 के बारे में, बट ये हमारे कोर्स में है नहीं, तो मैं इस पर क्रॉस लगा देता हूँ। फिर भी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए, मैं इसको बता देता हूँ। M2 कैसे निकालते हैं, तो M2 निकालने के लिए मुझे M1 चाहिए, जो ऊपर ऑलरेडी मैं सीख चुका हूँ, ठीक है, ये रहा M1। इसके साथ अगर प्लस कर दूंगा SD, अभी SD क्या है मैं तो बताना चाहूँगा, सेविंग डिपॉजिट्स होती है पोस्ट ऑफिस में, मैं लिख देता हूँ ताकि आप नोट डाउन कर लें। वो पैसा जो पोस्ट ऑफिस के पास सेविंग डिपॉजिट के रूप में पड़ा है। M3 निकालना है तो क्या करूँगा, M3 निकालने के लिए मुझे चाहिए M1 की ज़रूरत पड़ने वाली है, और उसके साथ मैं दोबारा से प्लस कर दूंगा TD, टर्म डिपॉजिट। TD मीन्स टर्म डिपॉजिट है, जो बैंकों के अंदर टर्म डिपॉजिट्स हैं उनको हम काउंट करेंगे इसके अंदर। आप भी लिख लेंगे। M4 निकालना है, तो M4 निकालने के लिए क्या करूंगा, M3 चाहिए, याद रखना M4 के लिए M3 चाहिए, क्योंकि M3 के अंदर सारा इंक्लूड हो जाता है, ओके। अगर मैं उसमें प्लस कर दूंगा TDP, अब ये TDP, अगर TDP जैसे ही ऐड हो जाएगा तो वो M4 बन जाएगा। और इसमें याद रखेंगे आपके जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं वो उसमें ऐड नहीं होते, इसीलिए इसे TDP बोल दिया जाता है, ठीक है। मैं इसे लिख भी देता हूँ, नेशनल सर्टिफिकेट्स, सेविंग नहीं लिखा मैंने, नहीं होंगे, ओके। इस तरह हमारा M4 भी निकल जाएगा। को चलिए बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट आता है प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो आप क्या आंसर लिखेंगे इसमें, मैं आपका आंसर भी क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप इजीली इसको लिख लेंगे। देखिए स्क्रीन पर, ये नंबर 1 और नंबर 2,
जब दोनों ऐड हो जाएंगे दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल, मैं लिख देता हूं, कॉन्सेप्ट, सॉरी कंपोनेंट्स ऑफ मनी। आई थिंक ये क्लियर होगा। ये प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई है, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद कमर्शियल बैंक्स। अगर ये तो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हो गए, अगर गलती से कंपोनेंट्स पूछे जाए, दो सोर्सेज या कंपोनेंट पूछे जाए मनी सप्लाई के ध्यान से नोट डाउन करेंगे इसको। इसके दो हैं, वन है नोट्स जिसमें इंक्लूड होते हैं और दूसरा है हमारा सेकंड है कॉइन्स। हमारे नोट और कॉइन्स इसमें इंक्लूड होते हैं। ओके, मनी सप्लाई में आई थिंक ये भी क्लियर होगा। और ये सारे मैंने कवर करने की कोशिश की है, इसे मार्क कर देता हूँ, इसे ध्यान रखेंगे। और अगर कुछ रह जाता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको उसके आंसर जल्दी से प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।